आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जो जो किसी डार्क थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन है 100% असली। इसमें ग्लैमर है, अंधभक्ति है और एक बेहद क्रूर अपराध भी है। कहानी एक सुपरस्टार की है जिसके एक प्रशंसक की हत्या हो जाती है और आरोप सीधा उसी सुपरस्टार पर लगता है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो स्टार पावर एंड शैडो द दर्शन मर्डर ट्रायल नाम के एक लेख से ली गई है। और वो दिखाती है कि ये मामला असल में हमारे समाज का एक तरह से आईना है। ये दिखाता है कि जब हम किसी सितारे को भगवान का दर्जा दे देते हैं तो क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस केस के केंद्र में कौन है और असल में हुआ क्या था? तो देखिए, इस कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। पहले हैं दर्शन थुगुदीपा, कन्नड़ सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार। उनके फैंस उन्हें प्यार से चैलेंजिंग स्टार भी बुलाते हैं। चैलेंजिंग स्टार। और दूसरे हैं रेणुका स्वामी, चित्रदुर्ग का एक आम नौजवान जो, विडंबना देखिए, दर्शन का ही बहुत बड़ा प्रशंसक था। एक स्टार और उसका फैन। हाँ, ये रिश्ता तो मतलब काफी आदर्श माना जाता है। फिर इसमें अपराध कैसे कैसे घुस गया? बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। आरोप ये है कि रेणुका स्वामी ने दर्शन की करीबी दोस्त और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर कुछ अपमानजनक और अश्लील संदेश भेजे थे। अच्छा। उसे शायद लगा कि एक फैन होने के नाते वो ये कर सकता है, पर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो उन संदेशों का नतीजा क्या निकला? मतलब क्या हुआ उसके बाद? नतीजा भयानक था। जानकारी के मुताबिक उन संदेशों से नाराज होकर एक पूरी साजिश रची गई। रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से अगवा किया गया। अगवा किया गया? हाँ, और उसे अगवा करने का तरीका भी बहुत चालाकी भरा था। उसे ये कहा गया कि चैलेंजिंग स्टार दर्शन वो खुद उससे मिलना चाहते हैं। ओ, ये तो किसी भी फैन के लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा। उसे तो लगा होगा कि बस उसका दिन बन गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो सपना एक ऐसे बुरे ख्वाब में बदला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसे बेंगलुरु के एक सुनसान से शेड में ले जाया गया और वहां जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या क्या हुआ था उस शेड में? उसके साथ घंटों तक बेरहमी से मारपीट की गई। उसे लाठियों और चमड़े की बेल्ट से पीटा गया। आरोप तो यहां तक है कि उसे बिजली के झटके भी दिए गए। बिजली के झटके? जी, और ये सब तब तक चलता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये सुनकर ही मतलब दिल दहल जाता है। बिजली के झटके, बेल्ट से पीटना, ये किसी गुस्से में हुई मारपीट जैसा नहीं लगता। ये तो ये तो पूरी तरह से क्रूरता है। किसी को सबक सिखाने के नाम पर जान ले लेना। बिल्कुल, यही इस मामले का सबसे खौफनाक पहलू है। ये एक लम्हे के गुस्से का नतीजा नहीं लगता। ये एक योजनाबद्ध तरीके से की गई हिंसा लगती है, जिसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि शायद एक मिसाल कायम करना था। और इस सब में सुपरस्टार दर्शन का क्या रोल था? क्या वो सिर्फ साजिश में शामिल था या? पुलिस के आरोप इससे कई ज्यादा गंभीर हैं। उनका कहना है कि दर्शन न सिर्फ उस शेड में मौजूद था, बल्कि उसने खुद भी रेणुका स्वामी के साथ मारपीट की थी। क्या? जी, सोचिए, एक ऐसा सितारा जिसे लाखों लोग पर्दे पर हीरो के तौर पर देखते हैं, उस पर असल जिंदगी में एक निहत्थे इंसान को टॉर्चर करने का आरोप है। उनका ये चैलेंजिंग स्टार का जो खिताब है, वो अब कितना कितना अजीब और चुभने वाला लगता है। पर्दे पर वो शायद सिस्टम को चैलेंज करते होंगे, पर यहाँ तो आरोप है कि उन्होंने एक इंसान की जिंदगी को ही चैलेंज कर दिया। आपने बहुत सही पकड़ा। ये विडंबना इस केस के बिल्कुल केंद्र में है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपराध के बाद जो हुआ वो शायद अपराध से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मतलब? हत्या के बाद, हाँ, हत्या के बाद उसे छिपाने की एक पूरी कोशिश की गई। रेणुका स्वामी के शव को एक नाले में फेंक दिया गया, इस उम्मीद में कि ये एक लावारिस लाश का मामला बनकर रह जाएगा और कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन बात सिर्फ शव को ठिकाने लगाने तक ही तो सीमित नहीं थी, है ना? मामले को दबाने की और भी कोशिशें हुई। बिल्कुल, और यहीं पर यह मामला सिर्फ एक हत्या का केस ना रहकर सत्ता और पैसे के खतरनाक खेल का एक उदाहरण बन जाता है। आरोप है कि दर्शन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 4 लोगों को 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया। 15 लाख रुपए? एक मिनट, किस लिए? इसलिए कि वो 4 लोग पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दें और हत्या का पूरा इल्जाम अपने सिर पर ले लें।
प्लान ये था कि दर्शन और पवित्रा का नाम इस केस में कहीं आए ही नहीं। एक मिनट रुकिए, मतलब अपनी जगह किसी और को पैसे देकर जेल भेजने की कोशिश, ये तो अपराध को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर ले जाता है। ये तो सीधे सीधे न्याय के सिस्टम का मजाक उड़ाना हुआ। सही बात है। यही बात इस केस को इतना गंभीर बनाती है। ये दिखाता है कि शायद उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं था। उन्हें लगा कि उनका स्टारडम, उनका पैसा, उनकी पहुंच उन्हें किसी भी चीज से बचा लेगी। तो ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, ये न्याय व्यवस्था को खरीदने की कोशिश का भी मामला है। तो ये एक सोची समझी साजिश लगती है। पहले अपहरण, फिर हत्या और फिर सबूत मिटाने और दोषियों को बचाने की पूरी प्लानिंग। हाँ, और इसी वजह से ये केस सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रह गया। इसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। किस तरह की बहस? मेरा मतलब है, रोजाना अपराध की खबरें आती हैं, लेकिन इस मामले ने लोगों को इतना क्यों झकझोर दिया है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा सेलिब्रिटी कल्चर। भारत में और खासकर दक्षिण भारत में फिल्मी सितारों को एक अलग ही दर्जे पे रखा जाता है। लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनकी पूजा तक करते हैं। तो जब उस पूजा की कुर्सी पर बैठा कोई व्यक्ति इतने घिनौने अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो लोगों का भरोसा टूटता है। ये अर्श से फर्श पर आने की कहानी, ये हमेशा लोगों का ध्यान खींचती है। और इसमें वो फैन वाला एंगल भी है जो बहुत परेशान करता है। एक तरफ रेणुका स्वामी का पवित्रा को संदेश भेजना और दूसरी तरफ दर्शन का कथित तौर पर अपने फैन की ही जान ले लेना। ये टॉक्सिक फैंडम, या जिसे हम जहरीली फैन फॉलोइंग कहते हैं, उसका एक बहुत अजीब रूप है। ये सिर्फ अंधभक्ति नहीं है, ये एक तरह के अधिकार समझने की मानसिकता है। दोनों तरफ से? कैसे? देखिए, प्रशंसक को लगता है कि सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने का उसका हक है। रेणुका स्वामी ने पवित्रा को संदेश भेजकर शायद यही लाइन पार की। और दूसरी तरफ सेलिब्रिटी को लगता है कि प्रशंसक के गलत व्यवहार पर उसे सजा देने का हक है, कानून को अपने हाथ में लेने का हक है। दर्शन ने उस पर हमला करके उसी मानसिकता का दूसरा और कहीं ज्यादा खौफनाक रूप दिखाया। दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं को लांघा, लेकिन एक की गलती की सजा मौत तो नहीं हो सकती। ये एक बहुत जरूरी बात है। किसी के भेजे हुए मैसेज गलत हो सकते हैं, आपत्तिजनक हो सकते हैं, पर उसकी प्रतिक्रिया इतनी हिंसक कैसे हो सकती है? और क्या ये जहरीली फैन फॉलोइंग सिर्फ यही तक सीमित है? हमने देखा है कि इस घटना के बाद भी दर्शन के बहुत से प्रशंसक उनका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, ये एक और पहलू है। ये दिखाता है कि कैसे सेलिब्रिटी की भक्ति में लोग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनका हीरो ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस घटना से हैरान है और न्याय की मांग कर रहा है। तो ये कहना कि सारे प्रशंसक उनका समर्थन कर रहे हैं शायद पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। समाज भी बटा हुआ है इस पर। तो ये मामला सिर्फ दर्शन के बारे में नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम के बारे में है जो ऐसी अंधभक्ति को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, ये उस सोच के बारे में है जहां एक सितारे को इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी हस्ती मान लिया जाता है जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी जाए तो उसे छिपाने या सही ठहराने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। दी गई जानकारी के हिसाब से अभी दिसंबर 2025 है और इस मामले का ट्रायल बस शुरू ही हुआ है। हाँ, इसका मतलब है कि हम अभी इस कहानी के एक बहुत ही शुरुआती चरण में। हाँ, पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है जिसमें दर्शन को आरोपी नंबर 2 और पवित्रा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। अब अदालत में गवाहियां होंगी, सबूत पेश किए जाएंगे और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। ये एक लंबी कानूनी लड़ाई होने वाली है और इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, जाहिर है। यकीनन मीडिया, आम जनता और फिल्म इंडस्ट्री, हर कोई ये जानना चाहता है कि सच क्या है। ये ट्रायल सिर्फ इसमें शामिल लोगों के भविष्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे समाज में सेलिब्रिटी की जवाबदेही के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। अगर आरोप साबित होते हैं तो इसका क्या असर होगा? अगर आरोप साबित होते हैं तो ये एक बहुत कड़ा संदेश देगा कि कानून की नज़र में कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो। ये उस धारणा को तोड़ेगा कि प्रसिद्धि आपको कानून से बचा सकती है। और अगर वे बरी हो जाते हैं तो ये पुलिस की जांच और सबूतों की मजबूती पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करेगा। हर हाल में ये मामला आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि दर्शन हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये स्टारडम के अंधेरे को, प्रशंसकों की दीवानगी की खतरनाक हदों को और न्याय की एक बहुत ही जटिल लड़ाई को सामने लाती है। हम अपने हीरो कैसे चुनते हैं,
क्या हम उनकी कला और उनके व्यक्तिगत चरित्र के बीच फर्क कर पाते हैं, या हम उन्हें इतनी ऊंचाई पर बिठा देते हैं जहां से उन्हें लगता है कि वो कभी गिर ही नहीं सकते? और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। जब किसी हस्ती को चैलेंजिंग स्टार जैसा खिताब दिया जाता है, जो सिस्टम को चुनौती देता है, तो क्या हम अनजाने में उन्हें ये लाइसेंस भी दे देते हैं कि वो नैतिकता और कानून के सिस्टम को भी चुनौती दे सकते हैं? इस पर सोचिए।